Hello everyone, welcome all of you on रोहित GS Academy। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पार्ट 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ कोर्ट केसेस भी देखेंगे और कौन कौन से कस्टमरी लॉ है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इनिशिएटिव से। 1772 यानी 1772 में उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने आदेश दिया कि इनहेरिटेंस, मैरिज और भी जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित विषय हैं उन पर जो कानून रहेगा वो धर्म के आधार पर ही रहेगा। मुस्लिम के लिए लॉ ऑफ कुरान रहेगा और शास्त्र को फॉलो किया जाएगा हिंदुओं से। और ब्रिटिश सरकार का जो ये स्टैंड था ये काफ़ी समय तक ऐसे ही रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट के आधार पर क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी कानून थे उनमें समानता लाई, यूनिफॉर्म किया उन्हें। लेकिन पर्सनल लॉ जो थे हिंदू और मुस्लिम के या अन्य धर्मों के भी, उन्हें इंटेंशनली वैसे ही रहने दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं उस समय देश में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे। सती प्रथा को बैन कर दिया गया था और विडो रीमैरिज को कानून अधिकार दिया गया था। 1857 की जब क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय उस रेवोल्यूशन के होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप कर रही थी। और उस रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो अब धार्मिक मुद्दों पर अपना हस्तक्षेप बंद कर देगी। 1860 में जब इंडियन पीनल कोड लागू किया गया तब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को अनटच वैसे ही छोड़ दिया। काफ़ी समय बाद 1937 में शरीयत एक्ट लागू किया गया जिसमें मोहम्मदन लॉ को ही सर्वोपरि माना गया और कहा गया कि इससे पूर्व जो भी कानून बने हैं और जो मोहम्मदन लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो खारिज माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक सेक्शन 3 जोड़ा गया जिसमें ये था कि इसमें शामिल होने के लिए, यानी शरीयत एक्ट में शामिल होने के लिए रिटन अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगी। 1941 यानी 1941 तक आते आते देश में बहुत सारे पर्सनल लॉ से संबंधित कानून की संख्या बढ़ गई थी और ब्रिटिश सरकार ने BN राव कमेटी बनाई। अब BN राव कमेटी का जो काम था वो था कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करना। 14 साल लग गए इस कमेटी की अप्रूवल के आधार पर एक्ट बनने में। गत वर्षों में हिंदू कोड बिल का बहुत ही विरोध हुआ। ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बनी और उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया। देश के जितने बड़े लीडर थे वो दो मतों में बढ़ गए, पक्ष और विपक्ष में, और अंततः 3 डिफरेंट एक्ट्स बने अंडर हिंदू कोड बिल जो थे: हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जो हिंदू कोड बिल था ये कवर करता था बुद्धिस्ट को, सिख को, जैन को। और इसमें पहली बार जो औरतें थी, वुमेन्स थी, उन्हें राइट टू डाइवोर्स यानी तलाक का अधिकार मिला और उन्हें इनहेरिटेंस में का भी राइट प्रोवाइड किया गया। हिंदू कोड बिल में कास्ट को इरेलेवेंट घोषित कर दिया गया शादी के लिए और अबॉलिश किया गया बायगैमी और पॉलीगैमी को, मतलब द्विविवाह और बहुपत्नी विवाह को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हिंदू कोड बिल तो बना, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो अब भी पूर्व रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चलता रहा और शरीयत के आधार पर चलता रहा। क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की जो मैरिज और डाइवोर्स के केसेस थे वो अब भी इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अधीन ही रहे और ज़ोरोएस्ट्रियंस के पारसी मैरिज और डाइवोर्स एक्ट के आधार पर ही पर्सनल लॉ का निस्तारण किया जाए। तो हिंदू कोड तो बिल बना, लेकिन अन्य धर्म से संबंधित कोई भी विशेष एक्ट नहीं लाए गए। इसके साथ साथ जो हमारा संविधान था उसने कुछ राज्यों की रीजनल आइडेंटिटी और कस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए और उनमें कुछ राज्य थे जैसे कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा। इन सब राज्यों में जो उनके फैमिली लॉ से संबंधित कानून थे उस पर एक्सेप्शन भी थे। तो यानी धर्म के आधार पर भी और संविधान के एक्सेप्शन के आधार भी पर्सनल लॉ बट गया। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि गोवा ही एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है।
अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आधार है, बेस है, वो उसे शक्ति प्रदान करता है पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा और ये शासन 1961 यानी 1961 तक मेंटेन रहा। भारत में गोवा का विलय 1961 के बाद ही संभव हो पाया और विलय होने के बाद भी जो गोवा के निवासी थे उन्हें उनके जो पर्सनल लॉ थे वो अब भी पुर्तगीज सिविल कोड के अंदर ही रहे और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही था, क्योंकि इसमें जो भी मैटर थे पर्सनल लॉ के, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उन पर एक समान कानून लागू था। लेकिन कहीं कहीं इसमें भी एक्सेप्शन भी रहे। अब इसके कुछ हम विषय देखेंगे, जैसे कि हिंदू मैन, अगर जो हिंदू पुरुष है वो शादी कर ले और उसकी पत्नी की उम्र अगर 25 साल की हो गई है और उन्हें संतान प्राप्ति ना हो, तो हिंदू मैन भी 2 शादी कर सकता है। अगर उसकी पत्नी, हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की हो जाए और उनसे कोई पुत्र संतान ना हो, तो भी हिंदू पुरुष को अधिकार है दूसरी शादी करने का। लेकिन यहाँ पे जो मैरिड कपल है, पति पत्नी दोनों को जॉइंट ऑनरशिप है, यानी सारी संपत्ति पर उनका जॉइंट अधिकार है। और जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो अपनी संतानों को अपनी जो पैतृक संपत्ति है उससे कंप्लीट रूप से बेदखल नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनको हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी यानी आधी प्रॉपर्टी तो देनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मुस्लिम पर्सन अगर गोवा गोवा राज्य में अपनी शादी को रजिस्टर करवाता है, तो वो उसे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, यानी कि वो वहां पर बहुपत्नी विवाह नहीं कर सकता अपने धर्म के आधार पर। तो अब हम देखेंगे कुछ कोर्ट केसेस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू से, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था एक शाह बानो केस 1985। ये था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। शाह बानो बेगम की 40 वर्ष की शादी के बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया, 3 तलाक कहकर, और उनकी जो रेगुलर मेंटेनेंस से भी उन्हें मना कर दिया। बाद में जो शाह बानो जी थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने अपने अधिकार के लिए मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि जो सेक्शन 125 है वो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, और शाह बानो केस के हक में फैसला सुनाया। यानी कि अब उनके पति को उन्हें आर्थिक खर्च देना पड़ेगा, रेगुलर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपना फैसला सुनाते समय जो उस समय के चीफ जस्टिस थे वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉमन सिविल कोड है उसकी बहुत ही ज़रूरत है राष्ट्र की एकता के लिए, और जितने भी कानून अलग अलग पर्सनल लॉ के कानून होने के कारण जो डिस्पैरिटीज़ आ रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। और कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दिया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आए। उसके इधर जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नलिफाई कर दिया, खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वही प्रिवेल करेगा डाइवोर्स के मैटर पर। इसके साथ साथ इस कानून में ये निश्चित किया कि जो मुस्लिम वुमेन हैं, मुस्लिम औरतें हैं, तलाक के बाद यानी डाइवोर्स के बाद सिर्फ 3 महीने तक ही उन्हें मेंटेनेंस का खर्चा उनके पति द्वारा दिया जाएगा, जिसे इद्दत कहा जाता है। और बाद में जो मेंटेनेंस का खर्चा है या तो रिलेटिव देखेंगे, संबंधी देखेंगे, या तो वक्फ बोर्ड देखेगा। सरला मुदगल केस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर किया आर्टिकल 44 के रिगार्डिंग, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। इस केस में एक क्वेश्चन था, इस केस का जो बैकग्राउंड था ये था कि अगर कोई हिंदू पुरुष है, वो शादीशुदा है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, दूसरी शादी करने के लिए उसने इस्लाम धर्म अपना लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का कोई केस आएगा, यानी कोई दूसरी शादी करने के लिए धर्मांतरण करता है, तो पर्सनल लॉ का अब्यूज माना जाएगा और वो सेक्शन 495 के अधीन ये दंडनीय अपराध भी माना जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी जो पहली शादी हुई है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट केस था डैनियल लतीफ़ी का, जिसमें ये माना गया कि जो डाइवोर्स के बाद जो लमसम मनी के साथ साथ रेगुलर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। एबीसी वर्सेस द स्टेट, ये केस
जो सिंगल मदर थी क्रिश्चियन रिलीजन की, उनके सपोर्ट में गया, क्योंकि जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 था, उसमें जो क्रिश्चियन सिंगल मदर थी उन्हें गार्जियनशिप का अधिकार नहीं था। अब सिंगल्स मदर को भी अप्लाई कर सकती थी अपने चाइल्ड की गार्जियनशिप के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने के कारण ये सारी समस्या और इनकन्वीनियंस पैदा हो रही। जॉन वेलम्पटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें जो एक पादरी थे केरला के मिस्टर जॉन, उन्होंने 1997 में केस आया जिसमें कहा कि सेक्शन 118 है, यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो भेदभाव करता है क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि इसमें क्रिश्चियंस को अधिकार नहीं था कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डोनेट कर सकें रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। और उस समय जो बेंच थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वीवी खरेजी भी, और उन्होंने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही मिस्टर खरे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माना कि आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश की एकता और अखंडता के लिए, और जो केंद्र सरकार है यानी संसद है वो फ्रेम करे कॉमन सिविल कोड। जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2014 या फिर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद ही जो मुस्लिम कम्युनिटी के कपल थे उन्हें अधिकार मिला कि वो भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी प्रावधान उनका पर्सनल लॉ जो उनके धर्म के आधार पे था वो नहीं देता था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की इस आदेश को सुनाते वक्त। अब बहुत से कस्टमरी लॉ हैं, उन्हें भी हमें समझना पड़ेगा। आमतौर पर ये मान्यता है कि जितने भी देश में हिंदू हैं वो सब एक ही नियम कानून के अनुसार शादी विवाह करते हैं, और उनके सारे पर्सनल लॉ के संबंधी जो भी कानून है वो यूनिफॉर्म है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से अगर जाने तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर क्लोज रिलेटिव में शादी करना मनाही है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन साउथ इंडिया में इसे स्वीकार किया जाता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी जो भी उनके लॉ है पर्सनल लॉ, उनमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इवन जो हमारा संविधान है वो लोकल कस्टम है अलग अलग, जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, वहाँ के लोकल कस्टम को एक्सेप्शन भी देता है। यानी ये राज्य के आधार पर भी हमारे पर्सनल लॉ बढ़ जाते हैं, कानूनन भी और कस्टमरी भी। अगर कोई व्यक्ति मान ले वो जैन है और वो किसी बुद्धिस्ट औरत से शादी करता है, और जो शादी करने का जो पद्धति अपनाता है वो होती है सिख, तो इस केस में ये जो शादी है ये अमान्य मानी जाती है। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लॉ फॉलो तो करते हैं मुस्लिम, लेकिन एक्चुअल में जो सुन्नी और शिया दो मत हैं इनमें, इनके भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफर हैं, अलग अलग। तो वास्तव में क्या ज़रूरत है देश की, वो ये है कि हमें रिफॉर्म चाहिए हमारे सोशल सिस्टम में, ताकि ये जितने भी इनिक्विटीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है, और जो भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध, इसको दूर किया जा सके। हमारे देश में जो क्रिमिनल कोड है वो किसी भी धर्म, मत, कास्ट, जाति, मजहब के आधार पर नहीं है, सबके लिए वो समान रूप से लागू है। तो ऐसा ही व्यवस्था हमें पर्सनल लॉ के लिए भी चाहिए, चाहे वो विषय मैरिज का हो, डाइवोर्स का हो या सक्सेशन का हो। तो हमें भी क्रिमिनल कोड की तरह एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ की रिक्वायरमेंट है, ताकि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण टैक्स लॉ में भी असमानता है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसे टैक्सेस में एग्जेम्पशंस है, लेकिन और मुस्लिम जो है उन्हें एक्सेप्शन है स्टैम्प ड्यूटी देना अगर उन्हें कोई गिफ्ट मिलता है। इसके साथ साथ अभी गत वर्षों में ट्रिपल तलाक बिल आया, और जो औरतों के साथ भेदभाव हो रहा था उसको दूर करने का एक सराहनीय प्रयास था। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अचीवेबल नहीं है, बिल्कुल अचीवेबल है, एक राज्य में ऑलरेडी ये लागू है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से फ़ायदा क्या हो सकता है, क्या कंक्लूजन निकालें हम इसका? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया गया तो एक तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो धर्म के आधार पर चलती है, मतों के आधार पर चल रही है, पर्सनल लॉ के आधार पर चल रही है, उस वोट बैंक पॉलिटिक्स कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हम अपने देश का जो सोशल सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो बटा हुआ है अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, कस्टम प्रैक्टिसेस के आधार पर। और इसीलिए देश के लिए कॉमन सिविल कोड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
अब जो पर्सनल लॉ है उनमें गड़बड़ियाँ बहुत हैं, और पर्सनल लॉ को फॉलो करने की वजह से भारत में एक अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। एक जुडिशियल सिस्टम तो है जो वो संविधान के अधिकार कानून के आधार पर चल रहा है, और एक जुडिशियल सिस्टम है जो पर्सनल लॉ के लिए वो हमारे जो हजारों साल की जो परंपराएं हैं, ओल्ड वैल्यूज है, उसके आधार पर चल रहा है। अगर हमें देश में इक्वलिटी चाहिए तो इक्वलिटी के लिए हमें एक कॉमन लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इसका माध्यम बन सकता है। अब ये अगर हमें एक प्रॉपर लीगल सिस्टम चाहिए जहाँ पर समय पर सबको न्याय मिल सके और जो प्रशासन है समय पर उसका निस्तारण कर सके, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम पर्सनल लॉ का कोडिफाई करना पड़ेगा और यूनिफाई करना पड़ेगा। यूनिफिकेशन चाहिए, कोडिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो तर्क संगत लीगल सिस्टम बना हुआ है पैरेलली उसको हम हटा सकें। हमारा देश माना जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये हमें पता चलता है हमारे संविधान के आधार पर भी। समय समय पर कोर्ट ने भी कहा कि जो एक बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म भारत के लिए, भारत का, तो वास्तव में अगर हमें सेकुलर रिपब्लिक चाहिए तो उसके लिए हमें एक कॉमन लॉ चाहिए पर्सनल लॉ के लिए, क्योंकि जब देश ऑलरेडी बढ़ चुका है पर्सनल लॉ के नाम पर अलग अलग धर्म, मतों, राज्यों और कस्टम के आधार पर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो उसके लिए, सेकुलरिज्म के लिए, हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट भी है। और जेंडर जस्टिस, भेदभाव हो रहा है पुरुष और महिला होने के नाते। अलग अलग धर्मों में बहुत से ऐसे ट्रेडिशन हैं जो भेदभावपूर्ण हैं, और उनकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटी तो देता है, लेकिन पर्सनल लॉ की वजह से कई बार वो भेदभाव अभी तक चलता आ रहा है। तो जेंडर जस्टिस के लिए भी इसकी एक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी संविधान सभा में कहा था कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की सपोर्ट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए अगर हमें अपने लॉ को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी की जो मौजूदा व्यवस्था है पर्सनल लॉ को लेके वो बड़ी ही पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, और उसे हमें एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुअल चेंज इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अगर हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करना, तो उसके लिए ग्रेजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा। 75 साल ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे देश की स्वतंत्रता, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने पहले ही मेंशन कर दिया था आर्टिकल 44 को कि वो रिक्वायरमेंट है हमारे देश के संविधान के लिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने भी समय समय पर माना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है देश में। तो उसके लिए हमें अब समय आ गया है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, हमें डिस्कशन और डिबेट चाहिए, मीडिया को आगे आना पड़ेगा ताकि लोगों में जागरूकता फैला सकें। इसके साथ साथ पहले तो हमें जिन जिन मतों पर हमारा सारा समाज एक मत है, उन विषय पर कम से कम आगे बढ़कर हमें कुछ लॉ को यूनिफाई करना पड़ेगा, कोडिफाई करना पड़ेगा, और जैसे आगे वक्त की मांग रहेगी तो ग्रेजुअली हम अमेंडमेंट के माध्यम से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे एक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। So thanks for today. Please subscribe if you my channel. Please subscribe Rohit JS Academy. Thank you so much.